हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, मेरा नाम चंदन शर्मा है। मेरे यूट्यूब चैनल टीचिंग बाय चंदन शर्मा में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी साइंस के बारे में। एनसीईआरटी साइंस का आज हम डिस्कस करने वाले हैं। अब ये मत कहना सब लोग कि मुझे एनसीईआरटी साइंस समझ में नहीं आती, क्योंकि हम वन लाइनर बेस में साइंस के सारे क्वेश्चन को कराने वाले हैं। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, साइंस की और भी क्लासेस हैं जो कि मैराथन क्लास भी दी गई है हमारे चैनल पर, तो वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं दोस्तों, तो बहुत ही मतलब कि 25 मिनट तक ही होती है हमारी वीडियो, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। तो आप लोग वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। एनसीईआरटी साइंस की क्लास कंटिन्यू चल रही है और जीके जीएस की भी क्लास चल रही है। जीएस की भी चल रही है और साइंस की भी। तो आप लोग जाकर चैनल पर देख लीजिए, और चैनल पर अगर पहली बार आप लोग विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे नेक्स्ट नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचे। ठीक है, तो चलिए आज हम वर्ड बाय वर्ड एनसीईआरटी पढ़ेंगे। वर्ड बाय वर्ड एनसीईआरटी पढ़ेंगे जो एग्जाम में पूछा ही जाएगा। आप देख सकते हैं ना, आपने देखा होगा 1 to 5 का एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आए हैं, उसी हिसाब से हम 6 to 8 की प्रिपरेशन कर रहे हैं दोस्तों। तो क्लास 6 साइंस की क्लास है। तो चलिए हम फटाफट चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। देखिए, आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्लास करने के बाद आप खुद कमेंट करके बताएंगे कि हाँ, आपकी क्लास से काफ़ी क्वेश्चन फंसे थे। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं, बात करते हैं दोस्तों। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, हैजा रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है? हैजा रोग में कौन सा अंग है जो कि प्रभावित होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आंत। कौन सा है अंग? आंत। आंत जो होती है ना, वो हैजा रोग में प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टाइफाइड रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? टाइफाइड रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंत। देखिए, हैजा और टाइफाइड दोनों से आंत प्रभावित होता है, हैजा से भी और टाइफाइड से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षय रोग किस जीवाणु के कारण होता है? ये जो क्षय रोग होता है ना, ये किस जीवाणु के कारण होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। कौन सा है? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग प्लीज़ इसको मिस मत कीजिएगा और ना ही इसको इग्नोर करिएगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन जो है सिलेक्टेड हैं एनसीईआरटी बुक के हैं। तो हमने वन लाइनर बेस में फटाफट इसको कर लिया कि जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को कवर कर सकें। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। चलिए, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोग ये समझ लीजिए कि एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन पूछ लेंगे, वहाँ पर आप लोग जो है कि गलत कर चलेंगे तो 1 या 2 नंबर से सिलेक्शन में पीछे हो जाएंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देख सकते हैं कि क्षय रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? फेफड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत लंबी दूरियों को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? जिसे बहुत दूरी लंबी मापने के लिए, बहुत लंबी दूरी को अगर मापते हैं हम, तो किसका प्रयोग करते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश वर्ष। किसका? प्रकाश वर्ष का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समुद्री दूरियों को किससे मापा जाता है? जो समुद्री दूरी होती है इसको नॉटिकल मील से, किससे दोस्तों? नॉटिकल मील से मापते हैं। किसे? नॉटिकल मील से मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माइक्रोन कितने मीटर के तुल्य होता है? 1 माइक्रोन कितने मीटर के तुल्य होता है? तो 1 माइक्रोन इसको टू कितना होता है दोस्तों? 1 माइक्रोन जो होता है 10 की पावर 6 मीटर। कितना? 10 की पावर 6 मीटर होता है। 1 माइक्रोन इसको टू होता है 10 की पावर 6 मीटर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आपने इस क्लास को नहीं देखा, अब ऐसे पूछ लेंगे कि 1 माइक्रोन इक्वल टू कितने होते हैं? तो 1 माइक्रोन इक्वल टू कितने मीटर के बराबर होते हैं? तो 1 माइक्रोन बराबर होता है 10 की पावर 6 मीटर। कितना होता है? 10 की पावर 6 मीटर। ऐसे ही क्वेश्चन दे देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर और माइक्रो प्रोसेसर में प्रयुक्त घड़ी कौन सी होती है? कंप्यूटर और माइक्रो प्रोसेसर में प्रयुक्त जो घड़ी होती है वो कौन सी होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वार्ट्ज घड़ी। कौन सी घड़ी होती है? क्वार्ट्ज घड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्मा की इकाई क्या होती है? बताइए, ऊष्मा की इकाई क्या होती है? बताइए, ऊष्मा की क्या इकाई होती है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा कैलोरी। ऊष्मा को हम किससे मापते हैं? कैलोरी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी प्रकाश स्रोत से निकलने वाले प्रकाश की मात्रा की इकाई क्या होती है? तो किसी प्रकाश स्रोत से निकलने वाले प्रकाश की मात्रा की इकाई क्या होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ल्यूमेन। क्या होता है? ल्यूमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चलती हुई मोटर कार के अचानक रुकने पर उसमें बैठे जो यात्री होते हैं वो आगे की ओर झुक जाते हैं, ऐसा किस कारण से होता है? आप देखते हैं, आपने महसूस भी किया होगा, प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं, और आपके साथ ऐसा घटना हुई होगी। जैसे कि चलती हुई मोटर कार है, अगर आपने 4 व्हीलर पर बैठा है, बस एक 4 व्हीलर है, वहाँ पर अगर आप बैठे हैं तो अगर वो अचानक से रुकती है, वो अचानक से स्टॉप होती है, तो जो उसमें हम लोग जैसे आप या हम सब लोग बैठे थे है ना, तो हम क्या करते हैं? आगे की ओर झुक जाते हैं। किसके कारण झुकते हैं? तो जड़त्व के कारण। किसके कारण? जड़त्व के कारण दोस्तों। और यही पर क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे कि चलती हुई मोटर कार के अचानक चलने पर उसमें बैठे यात्री
पीछे की ओर झुक जाते हैं, ऐसा किस कारण से होता है? ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे। देखिए यहाँ पर भी ये एक टाइप तो ये होगा और दूसरा टाइप वो है। यहाँ पर पूछा है आगे की ओर झुकने के लिए, जब रुकते हैं तो आगे चलते हैं, झुकते हैं अगर चलते हैं तो पीछे को। ठीक है, यहाँ से कन्फ्यूजन दूर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा संवेग। क्या बोलते हैं? संवेग। किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाव से किनारे पर कूदने पर नाव पीछे की ओर हट जाना किस नियम का उदाहरण होता है? नाव से किनारे पर, नाव से, जैसे नाव है उसको हम किनारे लाकर, जो नदी है, तालाब है, जो भी है, झील है, जब हम नाव को किनारे लाकर रखते हैं, जब किनारे लाते हैं उसके बाद में वहाँ से जब कूदते हैं, नाव से जब कूदते हैं तो नाव जो होती है वो पीछे की ओर हट जाती है। ऐसा किसके कारण होता है? ऐसा होता है न्यूटन के तृतीय नियम। यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन पूछ लेंगे, ऑप्शन दे देंगे, न्यूटन का प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम, या फिर गैलीलियो का नियम। और भी ऑप्शन में दे सकते हैं, एक और दो सही हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं है। आप तो जानते हैं ना कि आयोग, बीपीएससी आयोग जो है वो 5 ऑप्शन दे रही है। 5 ऑप्शन तो बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज करके रख दिया है। यही कारण है कि बच्चों का, भाई बहुत से लोगों का सिलेक्शन भी हुआ, ऐसा नहीं कि बहुत से लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ, काफ़ी बच्चों का सिलेक्शन हुआ, लेकिन कुछ बच्चे जो है 1 नंबर 2 नंबर से जो रह गए हैं, तो यही कारण है 5 ऑप्शन की, क्योंकि वो कन्फ्यूज हो गए थे ना उसमें पे कि मैं एक से अधिक लगाऊं या उपयुक्त में से कोई नहीं, है ना। चलिए, तो अगर आपने पढ़ा है अच्छे से तभी आप करेक्ट आंसर दे देंगे, नहीं तो उसमें मतलब कि कुछ ही नंबर से लोग जब रह जाते हैं ना सिलेक्शन से, तो उन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है दोस्तों। तो नाव से किनारे पर कूदने पर नाव जो होती है पीछे की ओर हट जाती है। ऐसा किस लिए कारण, इससे किस लिए होता है? तो न्यूटन के तृतीय नियम के कारण। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए फटाफट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बल के अभाव में वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर नहीं चल सकती? किस बल के अभाव में जो वस्तु है वो वृत्ताकार मार्ग पर नहीं चल सकती? इसका राइट आंसर हो जाएगा अपकेंद्रीय बल। कौन सा बल है? अपकेंद्रीय बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 न्यूटन ग्राम कितने न्यूटन के बराबर होता है? 1 किलोग्राम भार, 1 किलोग्राम जो भार होता है, 1 किलोग्राम भार कितने न्यूटन के बराबर होता है? तो 9.8 न्यूटन। कितना होता है? 9.8 न्यूटन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायनमो यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण किस रूप में होता है? डायनमो यांत्रिक ऊर्जा का जो रूपांतरण होता है किस रूप में होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्युत ऊर्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले पिंड को उस ग्रह का क्या कहते हैं? जैसे किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले पिंड को उस ग्रह का क्या कहते हैं? तो उस ग्रह का उपग्रह कहते हैं। क्या बोलते हैं? उस ग्रह का उपग्रह बोलते हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? दाब का एसआई मात्रक, ये सारे क्वेश्चन दोस्तों सिलेक्टेड है, इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे और आपको आएगा नहीं। तो दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? दाब का एसआई मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल। क्या बोलेंगे? चलिए देख लेते हैं फटाफट, ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमने आपको बताया था। तो दाब के सही मात्रक क्या होता है दोस्तों? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, या इसी को पास्कल भी कहते हैं। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर इसको, या फिर पास्कल कहते हैं। तो क्या कहते हैं? दाब का सही मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्रव का घनत्व किस यंत्र से मापा जाता है? जो घनत्व का लिक्विड होता है, द्रव का जो डेंसिटी होता है वो किस यंत्र से मापा जाता है? द्रव का घनत्व किस यंत्र से मापा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोमीटर। किससे? हाइड्रोमीटर से हम द्रव के घनत्व को मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल में नमक डालने पर जल का पृष्ठ तनाव घट जाता है या फिर बढ़ जाता है? जल में अगर हम नमक डालेंगे, जल में अगर हम नमक को डालेंगे तो जो पृष्ठ तनाव होती है दोस्तों वो क्या हो जाएगी? घट जाएगी। क्या होगी? घट जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताप बढ़ने पर गैसों की जो संयानता है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ताप बढ़ने पर गैसों की संयानता पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, संयानता होती है जो वो बढ़ जाती है। अगर ताप बढ़ने पर गैसों की जो संयानता होती है वो बढ़ जाती है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे कान के कितने हर्ट्ज तक की अधिकतम आवृत्ति को सुन सकते हैं? हमारा जो कान होता है वो कितने हर्ट्ज तक सुन सकता है? तो कितने हर्ट्ज तक हमारे कान कितने हर्ट्ज तक की अधिकतम आवृत्ति को सुन सकते हैं? तो कितने? 20 हर्ट्ज से। कितना? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। कितना होता है दोस्तों? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक हमारा कान जो है वो सुन सकता है। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। ओके, चलिए
आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी विद्युत चुम्बकीय तरंगों की चाल किसकी चाल के बराबर होती है? सभी विद्युत चुम्बकीय तरंगों की जो चाल होती है वो किसकी चाल के बराबर होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश की चाल की। किसके? प्रकाश की चाल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गामा किरणों की खोज किसने की थी? गामा किरणों की जो खोज थी उसको बैकुरल ने किया था। किसने किया था? बैकुरल ने गामा किरणों की खोज किसने की थी? तो बैकुरल ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स किरणों की खोज किसने की थी? एक्स किरणों की खोज किसने की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों रॉन्टजन ने। किसने? रॉन्टजन ने एक्स किरणों की खोज की थी। किसने किया था? रॉन्टजन ने। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाब बढ़ने पर क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? दाब बढ़ने पर क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? जब दाब बढ़ेगा तो क्वथनांक भी बढ़ेगा, दाब बढ़ेगा तो क्वथनांक भी बढ़ेगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशुद्धि मिलाने से द्रव पर क्या प्रभाव पड़ता है? अशुद्धि मिलाने से द्रव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो अगर हम अशुद्धि को मिला देंगे तो द्रव का जो क्वथनांक होता है ना वो बढ़ता है। अगर हम अशुद्धि मिलाने पर द्रव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो द्रव का क्वथनांक बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंडोस्कोपी तकनीकी जो पेट अथवा शरीर के आंतरिक अंगों की जांच के लिए प्रयोग की जाती है किस सिद्धांत पर आधारित होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या होता है दोस्तों? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं वो क्या कहलाती हैं? जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं वो प्रदीप्त वस्तुएं कहती हैं। क्या कहती हैं? प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश को उत्पन्न करती हैं उसे प्रदीप्त वस्तुएं कहती हैं, और जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं उसे अप्रदीप्त वस्तुएं कहती हैं। क्या कहते हैं? अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाश का रंग नीला किसके कारण प्रतीत होता है? आकाश का जो रंग होता है नीला वो किसके कारण प्रतीत होता है? तो ये प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। किसके कारण दोस्तों? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का जो नीला रंग होता है वो प्रतीत होता है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन जो होता है वो सबसे कम होता है? तो लाल रंग के प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है लाल का सबसे कम होता है और बैगनी का ज़्यादा होता है। बैगनी का दोस्तों ज़्यादा होता है। बैगनी इसका क्या होता है? ज़्यादा होता है। बैगनी का ज़्यादा होता है, पॉजिटिव होता है, प्लस कर देते हैं। ठीक है। और लाल जो है लाल का कम होता है, तो लाल कम होता है और बैगनी का ज़्यादा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, समतल दर्पण की फोकस दूरी कहाँ होती है? जो समतल दर्पण की फोकस दूरी है वो कहाँ पर होती है? अनंत पर होती है। कहाँ पर होती है? अनंत पर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी लेंस की क्षमता +5D है वह किस प्रकार का लेंस है? किसी लेंस की जो क्षमता होती है +5D है वह किस प्रकार का लेंस होता है? तो वो उत्तल लेंस है। कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस है दोस्तों। कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लेंस की जो क्षमता है -2D है, यह किस प्रकार का लेंस है? एक लेंस की जो क्षमता है 2D है, ये किस प्रकार का लेंस है? अवतल है। और 5D वाला उत्तल है। 5D उत्तल है, 2D अवतल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो वस्तुएं सभी रंगों को अवशोषित कर लेती हैं उनका रंग कैसा होता है? तो जो वस्तुएं सभी रंगों को अवशोषित कर लेती हैं उनका रंग होता है काला। कैसा होता है? जो वस्तुएं सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है उसका जो रंग होता है काला। काले रंग जो होता है ना वो सबको आकर्षित करता है, अवशोषित कर लेता है। काला रंग सबको, सारे रंगों को अवशोषित कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण को किस नाम से जाना जाता है? आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण को और किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपेक्षिकता अथवा सापेक्षता का सिद्धांत। तो आइंस्टीन का जो द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण होता है E बराबर mc²। क्या होता है? E बराबर mc² होता है। क्या होता है? E बराबर mc² होता है। ये फार्मूला होता है दोस्तों आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण का फार्मूला होता है। और इसको अन्य किस नाम से जानते हैं? तो अपेक्षिकता या फिर सापेक्षता का सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण को। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एसआई पद्धति में समय का मूल मात्रक और संकेत क्या होता है? एसआई पद्धति में समय का मूल मात्रक और संकेत क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एसआई पद्धति में पदार्थ का परिमाण का जो मूल मात्रक होता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं मोल। क्या बोलते हैं? पदार्थ के परिमाण का जो मूल मात्रक होता है वो है मोल। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एसआई पद्धति में ताप का मूल मात्रक। तो ताप का जो मात्रक होता है वो होता है ताप का है केल्विन। ताप का क्या होता है दोस्तों? तो ताप का केल्विन है। ज्योति तीव्रता का कैंडिला होता है। ज्योति तीव्रता का क्या है? तो कैंडिला है। ज्योति तीव्रता का मूल मात्रा क्या है? कैंडिला है।
और ताप का केल्विन, जो तीव्रता कैंडेला। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मात्रक से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। 2-3 नंबर के क्वेश्चन तो आएंगे ही। 6th ईयर वाले जो साइंस बैकग्राउंड के बच्चे हैं ना, जो जिनका साइंस और मैथ का एग्जाम है, तो वहाँ से 2-3 या 4-5 नंबर के तो मतलब मात्रक से ही क्वेश्चन आएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित दिशा में दो बिंदुओं के बीच की लंबवत न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? एक निश्चित दिशा में दो बिंदुओं के बीच की लंबवत दूरी को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा विस्थापन। क्या बोलते हैं? विस्थापन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है? त्वरण का जो एसआई मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है त्वरण का मात्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ठहरी हुई मोटर या रेलगाड़ी के अचानक चल पड़ने पर उसमें बैठे यात्री जो होते हैं वो पीछे की ओर झुक जाते हैं, ऐसा किस कारण से होता है? यह क्वेश्चन हमने आपसे पूछा था कि ठहरी हुई मोटर या रेलगाड़ी के अचानक चल पड़ने पर उस पर बैठे जो यात्री होते हैं वो पीछे की ओर झुक जाते हैं, ऐसा किस कारण से होता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जड़त्व के कारण। किसके कारण? जड़त्व के कारण। जो जब गाड़ी है, रेलगाड़ी है या 4 व्हीलर है, एनीवन जो भी गाड़ी होती है, अगर वो चलती है ना, तो जब अचानक चलती है तो हम पीछे की ओर झुक जाते हैं, ऐसा जड़त्व के कारण होता है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है? पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण का जो मान होता है कितना होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 9.8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। कितना होता है? 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध से मक्खन निकालने की मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कि दूध से मक्खन निकालने की मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर। किस पर? अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वस्तु का भार किस दिशा में कार्य करता है? तो वस्तु का जो भार होता है वो गुरुत्व केंद्र के ठीक नीचे की ओर वस्तु का भार जो होता है वो कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? अगर पृथ्वी की सतह है ना, अगर पृथ्वी की, जैसे हमारी पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी हो गई, पृथ्वी की सतह है, ये हमारी पृथ्वी, इसकी सतह होती है, तो नीचे पृथ्वी, इसकी सतह है। पृथ्वी की सतह के ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? पृथ्वी की सतह पर, और जैसे पृथ्वी की सतह है तो पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर जाने पर जो वायुमंडलीय दाब होता है इस पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये क्या होता है? वायुमंडलीय दाब कम होती, जितना ऊपर जाएंगे ना वायुमंडलीय दाब कम होती जाएगी, ठीक है। तो पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? कम होता जाता है। ओके, हम जितने ऊंचाई पर जाएंगे उतना ही वायुमंडलीय दाब कम होती जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। पहाड़ों पर खाना बनाने में कठिनाई क्या होती है? तो पहाड़ों पर खाना बनाने में कठिनाई क्या होती है? वही वायुमंडलीय दाब की कमी के कारण पहाड़ों पर खाना बनाने में कठिनाई होती है, क्योंकि जितने हम ऊपर जाएंगे उतनी वायुमंडल कमी होती जाएगी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घनत्व का सूत्र क्या होता है? डेंसिटी का सूत्र क्या है? डेंसिटी का जो सूत्र होता है दोस्तों, द्रव्यमान बटे आयतन होता है। कितना होता है? द्रव्यमान बटे आयतन होता है द्रव्यमांश का सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तु के घनत्व और 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी के घनत्व के अनुपात को क्या कहते हैं? वस्तु के घनत्व और 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी के घनत्व के अनुपात को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपेक्षिक घनत्व। क्या बोलते हैं? आपेक्षिक घनत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नदी के जल की अपेक्षा समुद्र के जल में तैरना क्यों आसान है? नदी के जल की अपेक्षा समुद्र के जल में तैरना क्यों आसान है? क्योंकि समुद्र के जल का जो घनत्व होता है वो अधिक होता है। समुद्र के जल का घनत्व अधिक होता है, इसलिए नदी के जल की अपेक्षा समुद्र के जल में तैरना आसान होता है। ओके, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केस नली में द्रव के ऊपर चढ़ने या फिर नीचे उतरने की घटना को क्या कहते हैं? केस नली में द्रव के ऊपर चढ़ने या नीचे उतरने की घटना को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा केशुकत्व। लालटेन है, आपने देखा होगा ना, लालटेन पहले सबके घर में जलती थी, तो जो लालटेन होती है दोस्तों उसमें जो पत्ती पड़ी रहती थी ना, उसको जलाया जाता था, तो वो जलती थी किस कारण से? तो केशकत्व के कारण वो लालटेन जो थी जलती थी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ओ माय गॉड, ये तो क्वेश्चन दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लालटेन या लैंप की बत्ती में किस कारण तेल ऊपर चढ़ता है? किस कारण से तेल ऊपर चढ़ता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा केशकत्व के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंपन करने वाली वस्तु 1 सेकंड में जितना कंपन करती है उसे क्या कहते हैं? जो कंपन करने वाली वस्तु होती है, एक सेकंड में कितना कंपन करती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आवृत्त, उसको आवृत्त बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवृत्त और आवर्तकाल में क्या संबंध होता है? आवृत्ति और आवर्तकाल में क्या संबंध होता है? तो आवृत्ति और आवर्तकाल का जो संबंध होता है वो है n बराबर 1/t। क्या होता है? n बराबर 1/t। n जो है आवृत्ति है
और टी आवर्तकाल है। तो टी क्या है? आवर्तकाल है दोस्तों, टी आवर्तकाल है और एन बराबर क्या है? आवृत्त। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि गर्मियों में लोलक की लंबाई L बढ़ जाए तो आवर्तकाल T पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यदि गर्मियों में लोलक की लंबाई जो है L, ये जब बढ़ जाएगी तो आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सिंपल सी बात है, जब L बढ़ेगा तो T भी तो बढ़ेगा। L बढ़ेगा तो T भी तो बढ़ेगा भाई, L पर प्रभाव पड़ेगा। L बढ़ रहा है तो T भी बढ़ेगा, है ना। यदि गर्मियों में लोलक की लंबाई L बढ़ जाएगी तो उसके आवर्तकाल T पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो वो भी तो बढ़ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि सर्दियों में लोलक की लंबाई जो L है, लोलक की लंबाई L कम हो जाए, उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सिंपल सी बात है, अगर सर्दियों में लोलक की लंबाई कम हो जाए तो उसका आवर्तकाल भी कम हो जाएगा। अगर गर्मियों में लोलक की लंबाई बढ़ जाएगी तो उसके आवर्तकाल भी बढ़ जाएगा। सिंपल सी बात, बढ़ेगा तो बढ़ेगा, घटेगा तो घटेगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, शरीर के अंदर विकसित ट्यूमर का पता लगाने में किस तरंगों का प्रयोग किया जाता है? शरीर के अंदर विकसित ट्यूमर का पता लगाने में किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राश्रव्य तरंगों का। किसका? प्राश्रव्य तरंगों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्वनि किस प्रकार की तरंग का उदाहरण होता है? ध्वनि जो होता है वो अनुदैर्ध्य होती है। कैसी होती है? ध्वनि अनुदैर्ध्य होती है, अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं। और जो प्रकाश होती है दोस्तों, जो प्रकाश होती है ना, प्रकाश जो होती है वो किस प्रकार की तरंगें होती है? तो प्रकाश जो होती है वो अनुप्रस्थ होती है। क्या होती है? जो प्रकाश होती है अनुप्रस्थ होती है। ठीक है, प्रकाश अनुप्रस्थ होती है और ध्वनि अनुदैर्ध्य होती है। चलिए आगे देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दिल से बने रहने के लिए। दोस्तों हमने 50+ क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बचे हैं हम कल डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद में परसों से कल ही से तो एग्ज़ाम है, तो कल से एग्ज़ाम आप लोगों के स्टार्ट है। तो आप लोग अपना बेस्ट देकर आइएगा। जो भी आपने पढ़ा है उसका रिवीजन कीजिए, ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। जो भी आपने पढ़ा है आज तक, जो भी पढ़ा है बस उसको कंटिन्यू रिवीजन कीजिए। अपने आप पर विश्वास रख कर जाइएगा और घबराइएगा बिल्कुल नहीं। एग्ज़ाम हॉल में जाकर घबराइएगा नहीं और भी पॉजिटिव होकर एग्ज़ाम दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे नेक्स्ट नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। और दोस्तों सबसे पहले इस वीडियो को आप दिल से लाइक कीजिएगा, दिल से शेयर कीजिएगा और दिल से कमेंट कीजिएगा। क्या करना है? दिल से कमेंट करना है, जिससे नेक्स्ट नोटिफिकेशन आप तक दिल से क्या करना है? आपको कमेंट करना है, जिससे हम आपकी कमेंट को रीड कर सकें। जो भी अगर आपकी पर्सनल क्वेरी है उसको आप हमसे पूछिए। हम जो भी आपकी कमेंट रहेगा उसका हम रिप्लाई ज़रूर देंगे दोस्तों। तो चलिए इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।